मोनीश पावरा जी ने रेन इंडस्ट्रीज में 12x रिटर्न्स बनाया था। पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये उनका आइडिया था ही नहीं। ये किसका आइडिया था और उन्होंने क्यों इन्वेस्ट किया, ये सब मैं पॉइंट 2 में बताऊंगा। पर पहले ये मेथड क्या है वो सीख लो। मुझे आज भी याद है जब न्यूज़ में आया था कि राकेश झुनझुनवाला जी ने येस बैंक खरीदा। मेरे सारे दोस्तों ने भी इन्वेस्ट किया, इवन दो मैंने उनको मना किया था। और उसके बाद क्या हुआ ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पर क्या आपको पता है यही मेथड मोनीश पावरा जी ने यूज़ करके उन्होंने करोड़ रुपए कमाए। सोसाइटी और स्कूल ने हमें ये सिखाया कि दूसरों से कॉपी करना गलत बात है और सिर्फ वही लोग कॉपी करते हैं जिनका कोई सेल्फ रेस्पेक्ट है ही नहीं। अगर आपको सेल्फ रेस्पेक्ट की ही परवाह है तो ये वीडियो छोड़ दो, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कॉपी करके पैसा कमा सकते हो और क्यों मोनीश पावरा जी एक जीनियस है। तो येस बैंक वाला स्टोरी ही एग्जांपल ले लेते हैं। जहां तक आप राकेश झुनझुनवाला जी को फॉलो करते हो तब तक तो ठीक है, पर क्योंकि आपने ब्लाइंडली इन्वेस्ट किया उधर प्रॉब्लम आ जाएगा। क्योंकि करेक्टली कॉपी करने के लिए आपको सिर्फ स्टॉक किसने खरीदा वो देखने से नहीं होगा, बल्कि आपको इन 2 पॉइंट्स में भी फोकस करना पड़ेगा। फर्स्टली, उस इन्वेस्टर ने क्यों इन्वेस्ट किया, और ये तभी होगा अगर आपको उस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो इन्वेस्ट करो ही मत, आप खुद को बहुत लॉसेस से बचा लोगे। सेकेंडली, उन्होंने एलोकेशन कितना दिया उस स्टॉक को, क्योंकि अगर उन्होंने बहुत कम पैसा इन्वेस्ट किया है मतलब वो इन्वेस्टर खुद ही श्योर नहीं है। येस बैंक के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत कम पैसा इन्वेस्ट किया था। इनफैक्ट उनका पोर्टफोलियो में सबसे कम एलोकेशन येस बैंक में था। मतलब बेसिकली हमें ये समझ में आता है कि राकेश झुनझुनवाला जी खुद ही श्योर नहीं थे उस इन्वेस्टमेंट के बारे में, और क्योंकि उन्होंने इतना कम पैसा इन्वेस्ट किया था उनको वैसे भी फर्क नहीं पड़ता अगर वो पूरा इन्वेस्टमेंट ही उनका डूब जाता है। तो इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखो और आप दूसरे इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट आइडियाज को कॉपी कर पाओगे। पर इस मेथड को प्रॉफिट कमाने के लिए कैसे यूज करना है ये मैं पॉइंट 4 में बताऊंगा। पर एज प्रॉमिस्ड अभी ये जान लेते हैं कि मोनीश पावरा जी ने रेन इंडस्ट्रीज में क्यों इन्वेस्ट किया था। रेन इंडस्ट्रीज सीपीसी और सीटीपी मैन्युफैक्चर करता है। ये दोनों प्रोडक्ट्स एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करने के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि रेन इंडस्ट्रीज ने अपने सीटीपी डिवीजन वाला बिजनेस को खरीदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। ये सीटीवी का जो डिवीजन है ये एग्जिस्टिंग बिजनेस से 10 टाइम्स ज्यादा बड़ा था। तो एक बार एल्यूमिनियम साइकिल पिकअप करेगा ये सारे बिजनेसेस प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, क्योंकि इधर मार्जिन एक्सपेंशन होगा। पर क्योंकि ये इतना नीश बिजनेस था इसके बारे में ज्यादा लोगों को नॉलेज ही नहीं था और ज्यादा लोग अवेयर ही नहीं थे, और इसी कारण ये बिजनेस बहुत ही सस्ता वैल्यूएशन पे था। तो बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी था कि कुछ साल बाद इस बिजनेस का जो रेवेन्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू द परचेज प्राइस ऑफ दिस बिजनेस। ये था इन्वेस्टमेंट का थीसिस। पर ये बात मोनीश पावरा जी को नहीं पता था। उनको किसी ने एक ईमेल भेजा था एनोनिमसली, एक रिसर्च पेपर भेजा था, और ऐसे ही उनको एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट मिल गया। इस रिसर्च पेपर का जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा माइक्रोन टेक्नोलॉजीज भी एक और एग्जाम्पल है जो कंप्यूटर मेमोरी और स्टोरेज सोल्यूशन के बिजनेस में है। ये स्टॉक काफी इन्वेस्टर्स जैसे गाई स्पियर और लीलू ओन करते हैं। तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मोनीश पावरा जी ने किससे ये आइडिया क्लोन किया था, पर क्लोन किया जरूर था। इसी तरह आप दूसरे इन्वेस्टर्स से इन्वेस्टमेंट आइडियाज कॉपी कर सकते हो, पर प्रॉफिट कैसे कमाना है ये तो मैं पॉइंट 4 में बताऊंगा ही एज प्रॉमिस। पर क्योंकि आप मेरा वीडियो अभी भी देख रहे हो मैं आपको एक और बोनस मेथड बताने वाला हूँ जो मोनीश पावरा जी ही यूज करते हैं। आपने ये चीज नोटिस किया होगा, कोई बिजनेस फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करके ग्रो कर लेता है तब तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन एक बार जो सेकेंड या फिर थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर बिजनेस को टेक ओवर कर लेते हैं उनका बिजनेस इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और स्लोली वो बिजनेस मर जाता है। जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा होगा, पर काफी बार ये चीज देखा गया है। तो मोनीश पावरा जी बोलते हैं कि हमें कोशिश करना चाहिए ऐसे बिजनेसेस ढूंढने को जो इतना सिंपल हो और उनका मोड इतना स्ट्रांग हो कि एक इडियट सीईओ भी चला सके, क्योंकि इवेंचुअली तो ऐसा ही होने वाला है। ऐसे कुछ बिजनेस का एग्जाम्पल हो सकता है कोका कोला, नेस्ले, क्रिसिल, कोलगेट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, वीएसटी इंडस्ट्रीज, फिलिप मॉरिस एट्सेट्रा।
मैं ये नहीं बोल रहा कि इनके सीईओ खराब है, सारे सीईओज अच्छे हैं और काफ़ी टैलेंटेड है और अच्छे लोग हैं, पर मेरा पॉइंट ये है कि ये सारे बिजनेसेस इतने स्ट्रांग है कि कल अगर कोई नॉन डिजर्विंग सीईओ आ जाता है और खराब बिजनेस डिसीजंस लेते हैं तो भी ये बिजनेसेस को हर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कोर बिजनेस मॉडल ही इतना ज़्यादा सिंपल और स्ट्रांग है। अभी बात करते हैं कि इस मेथड से आप प्रॉफिट कैसे कर सकते हो। देखो, प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, क्योंकि मेथड चाहे जो भी आप यूज करो, कंपाउंडिंग के बिना आप लाइफ में वेल्थ नहीं बिल्ड कर सकते। तो कंपाउंडिंग कैसे करना है और इस पावर को आप लोग लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो, ये सब मैंने इस वाले वीडियो में बताया है।